इस वीडियो में अपने प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इन दिस वीडियो we will discuss about transport in plants in reference to plant physiology। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता रहता है। कई चीजें बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती रहती है। उसी तरीके से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट अलग अलग कंटेंट्स का होता रहता है। अब मेन कंटेंट्स कौन कौन से हैं, ये वीडियो जब आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा रही है इसमें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज water, minerals and food synthesized are mainly transported in plant। तीन तरीके के पार्ट्स हैं, वाटर, मिनरल्स और जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है प्लांट्स में लीव्स के थ्रू, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है वो देखना है। Transport can be classified in reference to short distances and long distances। अब जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में, वो कुछ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी हो सकता है और कई जगह हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस भी कवर करनी पड़ती है। हमें नहीं, प्लांट्स को कवर करनी पड़ती है। बड़े बड़े पेड़ हैं, यूकलिप्टिक्स का पेड़ है सफेदा, उसमें ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म अलग है। और कोई एक छोटा सा फूल है, एक छोटा सा पौधा है, उसमें ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म अलग है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज अचीव्ड बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो छोटे डिस्टेंस की ट्रांसपोर्ट हो रही है वो डिफ्यूजन के थ्रू, और जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये जो एक फिजिकल प्रोसेस चलती रहती है, उनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज अचीव्ड बाय मस्कुलर टिश्यूज सच एज जाइलम एंड फ्लोएम। जो दूर के ट्रांसपोर्ट हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रांसपोर्ट है, उसमें मस्कुलर टिश्यूज का रोल आ जाता है, जाइलम और फ्लोएम का। तो एक ये जनरल बात हो गई। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं। इट मे अकर बाय एक्टिव एंड पैसिव पाथवे। दो तरीके के पाथवे होंगे ट्रांसपोर्ट, चाहे वो पानी का हो रहा हो, चाहे वो मिनरल्स का हो रहा हो, चाहे वो फूड का हो रहा हो, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक नॉर्मल बात है कि जब मैंने आपसे बोला एक्टिव, एक्टिवनेस तभी आएगी जब हम में एनर्जी होगी, हमारे में एनर्जी होगी। और जब एनर्जी नहीं होगी तो हम थोड़ा सा काम करने में हेजिटेशन करेंगे, थकावट सी महसूस होगी। तो ये कहते हैं ना एक्टिव है, ये बहुत एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या है कि इज एनर्जेटिक, उसमें एनर्जी स्टोरेज बहुत है, एनर्जी का यूज पूरा निकाल रहा है। और पैसिव में क्या होगा, एनर्जी नहीं होगी यूटिलाइज। तो अब आप देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी आपको सबको फुल फॉर्म पता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एटीपी की प्रेजेंस में होगा, एनर्जी का यूज होगा, एंड इट ऑलवेज अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है उसके अगेंस्ट वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट,
पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एटीपी। एटीपी की एब्सेंस में पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। It always occur from higher concentration to lower concentration। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चलेगा। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड इनहिबिटर्स। अब क्या बात है इसमें, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि हम एनर्जी एटीपी का यूज हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एटीपी एसेंशियल है, तो वो सेंसिटिव होगा टेम्परेचर और केमिकल इनहिबिटर से। मतलब टेम्परेचर बढ़ा इंक्रीज करने पे उसमें कोई ना कोई चेंज होगा, या कोई इनहिबिटर डालते हैं या केमिकल हम यूज करते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेंसिटिवनेस शो करेगा। मतलब वो इनहिबिट हो सकता है ट्रांसपोर्ट, उसको वो टेम्परेचर और जो इनहिबिटर्स हैं वो बैरियर का काम करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट सेंसिटिव टू बोथ केमिकल इनहिबिटर्स एंड टेम्परेचर। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इट इज नॉट सेंसिटिव टू बोथ केमिकल इनहिबिटर्स एंड टेम्परेचर। उसका कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, एनर्जी का कोई यूज ही नहीं हो रहा। हम तो ये देख रहे हैं एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा है, डैम है, डैम में पानी बहुत है, अब जहां पानी की जरूरत है वहां हमने डैम के दरवाजे खोल दिए और पानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लग गया। तो दीज आर द टू मैकेनिज्म, एक्टिव एंड पैसिव। आपको याद क्या रखना है, किसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, किसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। कंसंट्रेशन फैक्टर्स देखने हैं, प्लस दोनों ट्रांसपोर्ट में कौन सेंसिटिव है टेम्परेचर और इनहिबिटर से और कौन नहीं है टेम्परेचर और इनहिबिटर से। नेक्स्ट, अब अपने इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं जो पार्ट, वो आ जाएगा डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन पहला पार्ट है इसका, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से रिलेटेड। डिफ्यूजर इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। डिफ्यूजन जो है ना वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनका मूवमेंट है, वो गैस की फॉर्म में हो सकते हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में हो सकते हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में हो सकते हैं। इट इज ए पैसिव प्रोसेस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये पैसिव प्रोसेस है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जहां उसकी हायर है वहां से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। फैक्टर्स विच इफेक्ट डिफ्यूजन आर हायर टेम्परेचर एक्सीलरेट्स डिफ्यूजन प्रोसेस। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन की प्रोसेस भी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज होने लग जाएगी और एज ए रिजल्ट डिफ्यूजन प्रोसेस विल बी accelerated, increased, enhanced. Second factor is density of substance which is to be diffused is explained by Gram's law. जो दूसरा फैक्टर है डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है वो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। और इसको आप कैसे एक लॉ से समझाओगे, ग्रैम्स लॉ होती है, GRAHAMS, ग्रैम्स लॉ, LAW। According to this law, rate of diffusion is inversely proportional to root of density of particles। ब्रैकेट में मैंने लिखा है कैपिटल D
प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया, इनवर्सली शो करने के लिए नीचे स्क्वायर ऑफ द रूट ब्रैकेट में वो नीचे लिख दिया स्मॉल डी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल है या जो उसकी डेंसिटी है ज्यादा होगी, साइज ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और अगर साइज छोटा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी मोर, वो ज्यादा होगा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, वन थिंग इज इंक्रीजिंग अदर इज डिक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, surface area through which diffusion is taking place is more than diffusion rate is also high। तो क्या बात है इसमें? अगर सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया जो है वो अगर ज्यादा है तो वहां पे डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी, क्योंकि जो मूवमेंट है वो एक कंटिन्यूअस मूवमेंट उस एरिया में होगा। सो सरफेस एरिया इज मोर देन डिफ्यूजन रेट इज ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट, lipid soluble particles move faster in reference to diffusion as it occurs through plasma membrane। जो डिफ्यूजन है वो लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल से रिलेटेड ज्यादा होगा, मतलब वो पार्टिकल्स जो कि लिपिड में सॉल्युबल है, पार्टिकल्स विच आर सॉल्युबलाइज्ड इन लिपिड्स, डिफ्यूजन रेट विल बी मोर। जैसे आपको सिस्टम अलग अलग दिख सकते हैं, गैस इनटू गैस, लिक्विड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, ये एक प्रोसेस है, एंड गैस इनटू लिक्विड। तो ये डिफ्यूजन के अलग अलग कैटेगरीज हैं, गैस टू गैस, लिक्विड इनटू गैस, सॉरी लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस टू लिक्विड। These are the different mediums through which diffusion can takes place. Next part is facilitated diffusion। देखो आपने डिफ्यूजन का मतलब सीख लिया, व्हाट इज डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, ये देख लिया आपने। एक बात आ जाती है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई उसके कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, डिफ्यूजन के साथ कोई कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम चल रहा है। So facilitated diffusion is also passive process, but it involves carrier proteins। ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, लेकिन इसमें फैसिलिटेटेड टर्म आ गई तो हम कहेंगे इन विच कैरियर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा हुआ है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा हुआ है, वहां आपने प्रोटीन्स पढ़े थे दो तरीके के, एक तो थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक का मतलब जो बाहर की सरफेस पे रहे, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, जो कि पूरी सरफेस को कवर, अंदर के जो पार्ट है उसको पूरे को कवर करके रहे। मतलब इंट्रिंसिक प्रोटीन ब्रिज का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। सो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आर टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। नेक्स्ट, दो तरीके के प्रोटीन्स हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एम्फेसाइज करते हैं, एनहांस करते हैं। पोरिन्स, PORINS,
These are present on the outer membrane of mitochondria and plastids and are the type of carrier proteins. Porins ये कहाँ मिलेंगे? दो ऑर्गेनेली आप याद रखें, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक आप याद रखें प्लास्टिड्स, और उसकी आउटर मेम्ब्रेन पे, बिकॉज दीज बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन पे ये कैरियर प्रोटीन्स मिलेंगे। अब पोरिन्स टर्म क्या डिनोट करती है? दे मेक लार्ज पोर्स इन प्रोटीन्स का, इन कैरियर प्रोटीन्स का, जिनको आपने पोरिन्स कह दिया है। ये क्या बनाएंगे? ये पोर्स बनाएंगे बड़े बड़े, और उन पोर्स को या उन पोर्स के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट, एक्वापोरीज विच आर वाटर चैनल्स प्रोटीन्स। एक्वा का मतलब ही क्या होता है? पानी से रिलेटेड। तो दीज आर वाटर चैनल प्रोटीन्स दैट हेल्प इन दी diffusion, which is represented as facilitated diffusion. So इसमें हमने समझ लिया डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म कैसे कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कहाँ एनर्जी का यूज हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, कोई इंक्रीज करता है तो कोई डिक्रीज करता है। सो थैंक यू वेरी मच।